अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक और कहानी के साथ। मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। यूँ तो बादशाह बहुत अच्छा था और नेक और रहम दिल था, मगर उनका वजीर उनकी एक बात से बहुत परेशान था और दिल ही दिल में करता रहता था। बादशाह सलामत अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने उनकी खिदमत के लिए अपने खजानों का मुंह खोल रखा था। मुल्क में चारों तरफ सुकून और इत्मीनान नजर आता था। सब लोग इंतहाई खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे। शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, मगर वजीर को जिस बात की परेशानी थी वो ये थी कि बादशाह सलामत दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होते थे और तारीफ करने वाले पर इनामात की बारिश कर देते थे। उनकी दरबार के चंद चरब जुबान और खुशामदी लोगों ने बादशाह सलामत की ये कमज़ोरी भाप ली थी और उस कमज़ोरी का अक्सर व बेशतर फ़ायदा उठाते रहते थे। उनकी झूठी झूठी तारीफ़ें करते और इनामात लेकर घर को चलते बनते। बादशाह सलामत जब दरबार में तशरीफ़ लाते और लोगों के मसाइल सुनते तो उनकी कोशिश ये होती थी कि जल्द से जल्द उन मामलात को निपटा दें ताकि उसके बाद शेर व शायरी और कसीदा गोई का दौर चले और दरबारी उनकी तारीफ़ों का पुल बांधें। उन तारीफ़ों से बादशाह सलामत को एक अजीब सी खुशी का एहसास होता था। बादशाह सलामत की शान में कसीदे पढ़ने वाले नेक नीति से बादशाह सलामत की तारीफ़ नहीं करते थे। उनका मकसद तो महज कीमती इनामों का हुसूल ही होता था। वफादार वजीर ने एक रोज़ अपनी ये परेशानी मलिका के सामने रखी। मलिका खुद बादशाह सलामत की इस बात से तंग थी। वो सोचती थी कि झूठी तारीफ़ों पर अगर वो इस तरह हीरे जवाहरात और अशरफियाँ लुटाते रहे तो एक रोज़ सारा खजाना खाली हो जाएगा। उसने वज़ीर से कहा, इस सिलसिले में तो मुझे आप पर ही भरोसा है। आप बादशाह सलामत के वफादार साथियों में से हैं। आपकी अक्लमंदी का कोई सानी नहीं। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर कोई ना कोई हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मलिका आलिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस मसले का कोई हल निकल आए। इसके लिए मुझे सबसे पहले ये पता चलाना होगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनके बिना पर बादशाह सलामत खुशामद पसंद हो गए हैं। उन्हें क्यों अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। जब मेरी उनसे शादी हुई थी तो वो तब भी ऐसे ही थे। बात बात पर अपने गले से कीमती मोतियों के हार उतार कर लोगों को इनाम में दे दिया करते थे। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि हारों को बनवाने के लिए बहुत सारे कारीगरों को भर्ती करना पड़ गया था। मुझे तो इस बात से बहुत डर लगता है कि हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। खजाना का पैसा आवाम की अमानत होता है। इस तरह तो हम अमानत में खयानत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मैंने सोचा है कि मैं बादशाह सलामत की वालदा साहिबा से मिलूंगी और उनको कुरेदूं कि बादशाह सलामत की शख्सियत की इस खामी का सबब क्या है। वजीर ने कहा और ऐन उसी वक्त बादशाह सलामत की माँ कमरे में दाखिल हुई। वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और लाठी टेक टेक कर चलती थी। उसने मलिका और वजीर को देखा तो बोली, बेटी मैं ये पूछने आई हूँ कि रात के खाने में क्या पकेगा ताकि शाही बावर्ची को आगाह कर दूँ, मगर ऐसा मालूम होता है कि तुम दोनों ममलकत के किसी अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे हो। मैं चलती हूँ, बाद में आ जाऊँगी। अम्मी हुजूर, हम आपका ही तज़किरा कर रहे थे। एक बहुत अहम मसला दरपेश आ गया है, आपसे कुछ मालूमात लेना थी। मलिका ने कहा, पहले मसला तो पता चले, उसके बाद ही मैं मालूमात दे सकूंगी। बादशाह सलामत की वालदा ने कहा, पहले आप आराम से बैठ जाएं, फिर हम आपको तफसील बताएंगे। मलिका ने उस कमरे में रखी कुर्सी पेश करते हुए कहा। जब बादशाह सलामत की माँ आराम से बैठ गई तो वजीर ने बड़ी तफसील से उसको बादशाह सलामत की उस खुशामद पसंदी की आदत के बारे में बताया। जब उसकी बात ख़त्म हुई तो बादशाह सलामत की माँ ने एक ठंडी सांस भरी और बड़ी तासीफ से बोली, अपने बेटे की इस आदत की जिम्मेदार मैं और उसके अब्बा हुजूर थे। ये बात सुनकर मलिका और वजीर दोनों चौंक पड़े। अम्मी हुजूर, ये आप क्या कह रही हैं? मलिका ने हैरत से आंखें फैलाकर कहा। अभी बादशाह सलामत की माँ ने कोई जवाब भी नहीं दिया था कि बादशाह सलामत का बूढ़ा बाप खांसता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा, उस बुढ़ापे ने हमें तरह तरह की बीमारियां लगा दी हैं, मगर हैरत अंगेज तौर पर हमारी समाज बहुत बेहतर हो गई है। दूर ही से हम सब बातें सुन लेते हैं। हमने तुम सब की बातें भी सुन ली हैं। हमारी बेगम बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। अपने बेटे को खुशामद पसंद बनाने में हम दोनों का ही हाथ है।
बादशाह सलामत की माँ को मलिका ने कुर्सी पेश की थी। अब बादशाह सलामत का बाप आया तो उसे कुर्सी पेश करने की बारी वजीर की थी। वो एक कुर्सी उठाकर उसके करीब लाया और बोला, तशरीफ रखिए। वो बैठ गया तो मलिका बड़ी फिक्रमंदी से बोली, जिस अंदाज में वो दोनों हाथों से अपनी दौलत लुटा रहे हैं, हमें तो लगता है बहुत जल्द खजाना खाली हो जाएगा। हमें वजीर साहब से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमें यकीन है कि वो बहुत जल्द उसका हल ढूंढ लेंगे। वजीर आगे बढ़ा, खनखनार कर गला साफ किया, फिर हाथ बांध कर बोला, आप बादशाह सलामत के वालिदैन हैं। दोनों का यही कहना है कि उनकी इस खामी के पीछे आप ही का हाथ है। पता तो चले कि कैसे। अगर ये बात पता चल गई तो बादशाह सलामत का इलाज करना मुश्किल बात न होगी। बादशाह सलामत के बाप ने कहा, लंबी कहानी है, तुम दोनों भी बैठ जाओ, खड़े खड़े थक जाओगे। जब मलिका और वजीर बैठ गए तो उसने कहना शुरू किया, ये उस वक्त की बात है जब हम नौजवान थे और हमारी नई नई ताजपोशी हुई थी और हम नए नए बादशाह बने थे। हमारे अब्बा हुजूर बूढ़े हो गए थे और उस वजह से उन्होंने बादशाहत का ताज हमारे सर पर सजा दिया था। थोड़े अरसे बाद हमारी शादी एक इंतहाई हसीन और जमील शहजादी से हो गई। उनका रंग इतना साफ था कि जब पानी पीती थी तो गर्दन से जाता हुआ नजर आता था। इतना कहकर बादशाह सलामत के बाप ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसने शर्मा कर सर झुका लिया। उनके हुस्न और जमाल का तफसीली तज़किरा हमने इसलिए किया है कि अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ये हर वक्त अपने बनाव सिंगार में लगी रहा करती थी। हम भी कुछ कम नहीं थे। हमें सैर सपाटे और शिकार का शौक था। हम अपने मशगलों में गुम रहा करते थे। थोड़े अरसे बाद अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। हमारा शहजादा निहायत खूबसूरत था। उसकी पैदाइश पर हम दोनों ही बहुत खुश थे, मगर न उन्होंने हर वक्त बनने संवरने वाली आदत छोड़ी और न हमने अपने सैर सपाटे और शिकार की। हमारा शहजादा कनीज़ों और गुलामों के हाथों में परवरिश पाता रहा। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका दिल चाहता था कि हमारे साथ बैठे, अपनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताए और हम उसको शाबाश दें और उसकी तारीफ़ करें, मगर हम दोनों नादान बने, अपनी अपनी पसंद की मसरूफियात में गुम थे। हमें अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने छोटे से शहजादे के एहसासात का ख्याल ही नहीं रहा। उस महरूमी का फ़ायदा उन कनीज़ों ने और गुलामों ने उठाया जिनके ज़िम्मे उसकी देखभाल करना थी। वो उसकी हर बात की बहुत तारीफ़ करते थे। इससे वो खुश होकर अपने खिलौने, मिठाइयाँ और बिस्किट वगैरह और दूसरी चीज़ें उन्हें दे देता। वो उसकी कमज़ोरी भांप गए। वो उसकी झूठी तारीफ़ें करते और उससे फ़ायदा उठाते। रिफ्ता रिफ्ता हमारी शहज़ादी की ये आदत पुख्ता होती चली गई और उसका नतीजा हम सब खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस कहानी में उन माँ बाप के लिए एक सबक छुपा है जो अपने बच्चों से दूर दूर रहते हैं और उनकी किसी बात की तारीफ़ करना अपनी तौहीन समझते हैं। यह कहकर बादशाह सलामत का बूढ़ा बाप एक ठंडी आह भरकर खामोश हो गया। वज़ीर कुछ देर खामोशी से सोचता रहा, फिर बोला, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी इस आदत को ख़त्म करवा दूँ। यहाँ पर मैं ये बात भी कहूँगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी अच्छी बातों पर उन्हें शाबाश नहीं देते, वो अपने बच्चों को एहसास महरूमी का शिकार बना देते हैं। दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग पड़े हैं। बुरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाते। वो अपनी चिकनी चपड़ी बातों से इस तरह बच्चों से फ़ायदा उठाते हैं। बादशाह सलामत की माँ और बाप ने सर झुका लिए। इस वक्त मलिका का नन्हा शहजादा बाग से खेल कर वापस आया। उसके हाथ में किसी झाड़ी का एक तिनका था और उसने अमरूद के एक पत्ते को दरमियान से उस तिनके में पिरो रखा था। शहजादे ने कमरे में दाखिल होकर पहले तो सबको अदब से सलाम किया, फिर बोला, अम्मी हुजूर, देखिए हमने अमरूद के पत्ते का पंखा बनाया है, ये घूमता भी है। यह कहकर उसने पत्ते पर फूंक मारी तो पत्ता तेजी से घूमने लगा। मलिका ये देखकर निहाल हो गई। आगे बढ़कर शहजादे को प्यार किया और बोली, हमारे शहजादे ने कितना अच्छा पंखा बनाया है, हमें भी इससे खेलने दीजिए। शहजादे ने पत्ते पर एक और फूंक मारी और बोला, आप तो बड़ी हैं अम्मी हुजूर, ये तो बच्चों के खेलने के लिए है। ये कहकर शहजादा वहाँ से भाग गया। बादशाह सलामत की माँ ने कहा, अगर यही सलूक हम अपने बेटे से भी करते, उसकी बातें सुना करते, उसकी तारीफ़ करते तो ऐसा ही बनता जैसा हम चाहते। थोड़ी देर बाद जब वज़ीर वहाँ से रुखसत होने लगा तो उसने मलिका को चंद बातें बताईं और दरख्वास्त की कि वो उन पर अमल करें। मलिका ने उसकी बातों को गिरह में बांध लिया। रात को जब बादशाह सलामत उसके साथ अपने कमरे में बैठे थे और नन्हा शहजादा उनके सामने खेल रहा था तो मलिका ने बड़े प्यार से कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी किस कदर खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा शरीफ और नेक शोहर नसीब हुआ है, जो शक्ल व सूरत में भी यकता है और अपने किरदार में भी।
अपनी रियाया की मोहब्बत उसके दिल में कूट कूट कर भरी हुई है। बादशाह सलामत ने यह सुना तो खुशी से उनकी आंखें चमकने लगी। उन्होंने अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतारकर मलिका को पेश किया। उस बात का इजहार करने पर हम उसे आपकी नज़र करते हैं। मलिका मुस्कुराकर बोली, जहाँ पना हम इस इनाम को लेने से इनकार करते हैं। हमने आपकी तारीफ अपने दिल की गहराइयों से की। हमारे खुलूस और मोहब्बत की कीमत इस मामूली सी हार से अदा नहीं हो सकती। बादशाह सलामत ये बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, जब दूसरे लोग हमारी तारीफ के गुण गाते हैं और हम उन्हें इनाम देते हैं तो वो फ़ौरन ले लेते हैं। मलिका, आप तो अजीब हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि दूसरों की तारीफ दिखावे की है। वो ये बातें सिर्फ आपको खुश करके इनाम की लालच में करते हैं। उनके दिलों में खुलूस नहीं, लालच भरा होता है। आप तो मेरे सरताज हैं। आपके बारे में मैं जो भी कहूँगी वो सच होगा। मलिका की बात सुनकर बादशाह सलामत कुछ सोचने लगे। मलिका ने जब लोहा गर्म देखा तो एक और चोट मारी। हमारे दादा हुजूर हमारे सब बहन भाइयों को एक नसीहत किया करते थे। वो कहते थे कि अपने माँ बाप और भाई बहनों के अलावा अगर तुम्हारे मुंह पर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो समझ लेना उसमें उसकी कोई गर्ज पोशीदा है। बादशाह सलामत की आंखें किसी सोच में डूब गई। उन्हें कुछ कुछ समझ आने लगी थी। अगले रोज दरबार शुरू होने से पहले वजीर बादशाह सलामत से मिलने आया। वो उन्हें एक कोने में ले गया और उनके कान में चुपके चुपके कुछ कहने लगा। उसकी बातें सुनकर बादशाह सलामत की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वजीर खामोश हुआ तो उन्होंने कहा, अक्लमंद वजीर, तुम्हारी बात में वजन मालूम होता है। हमें तुम्हारी तजवीज़ से इत्तफाक है। दरबार शुरू हुआ। सामने तमाम अमरा, रऊसा और दूसरे बड़े बड़े लोग कुर्सियों पर विराजमान थे। उनमें से हर कोई अपने जहन में वो बातें दोहरा रहा था जो उसे बादशाह सलामत की शान में कहना थे। उन्होंने अपने लिबासों में कपड़े के थैले छुपा रखे थे जिनमें वो इनाम भर भर कर ले जाते थे। ये इनाम वो बादशाह सलामत की झूठी तारीफें करके बटोरते थे। दरबार की कार्रवाई देखने के लिए आज मलिका भी बादशाह सलामत के बराबर में बैठी थी। वजीर ने उससे खास तौर से दरख्वास्त की थी कि वो आज दरबार में ज़रूर आकर बैठे, बड़ा मज़ा आएगा। दरबार की कार्रवाई शुरू होने से पहले वजीर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने सब लोगों को मुखातिब करके कहा, मुअज़्ज़िज़ अरकान दरबार, आपको तो पता ही है कि हमारे बादशाह सलामत किस कदर रियाया परवर हैं। सोने के वक्त को निकाल कर वो हर वक्त उनकी फलाह व बहबूद के लिए सोचते रहते हैं। वो इस बात से भी परेशान रहते हैं कि मजीद कौन कौन से काम करें जिससे उनकी रियाया को बहुत फ़ायदा पहुँचे। वजीर की इतनी बात ही सुनकर दरबार में वाह वाह का शोर मच गया। दो तीन पुरजोश दरबारी तो कुर्सियों से भी उठ गए। हमारे हर दिल अजीज बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। यह हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें उनके ज़ेर साया रहने की सआदत बख्शी है। खड़े होने वाले अशखास में से एक ने कहा। उसकी इस बात पर दरबार में एक शोर सा मच गया। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मलिका ये मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। इतने बहुत से खुशामदी उसने एक जगह पहले कभी नहीं देखे थे। वजीर ने कहा, अब आगे सुनिए। ये बात बहुत खुशी की है कि दरबार में मौजूद सब लोग दौलतमंद और खुशहाल हैं। बादशाह सलामत ने यह फैसला किया है कि आइंदा जो भी उनकी शान में कसीदा पढ़ेगा, नज़म या गज़ल सुनाएगा या नसर में उनकी तारीफ करेगा, उसके साथ उसे 100 अशरफियाँ भी देना पड़ेंगी। उन अशरफियों को शाही खजाने में शामिल करके उनसे गरीबों, बेवाओं और यतीमों की मदद की जाएगी। गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादियाँ करवाई जाएंगी। बेघर लोगों को सर छुपाने का ठिकाना दिया जाएगा। इस तरीके से जहां हम अपने हर दिल अजीज बादशाह सलामत को खराज तहसीन पेश कर सकेंगे, वहीं ढेर सारी नेकियां भी कमा लेंगे, यानी आम के आम और घुटलियों के दाम। वजीर की बात खत्म हुई तो शाही दरबार में सन्नाटा छा गया। इतनी खामोशी थी कि अगर वहां एक सुई भी गिर जाती तो सब उसकी आवाज़ सुन लेते। वजीर ने कहा, हाँ तो आज पहले अपना कलाम कौन सुनाएगा? दरबार में बैठे हुए लोगों में से किसी ने जुम्बश तक न की। थोड़ी देर बाद एक दरबारी उठा और बोला, मैंने बादशाह सलामत की शान में बहुत अच्छा तराना लिखा था, बदकिस्मती से घर भूल आया हूँ। दूसरे ने कहा, रात बच्चों ने ही पीछा नहीं छोड़ा, कसीदा लिखने का वक्त ही नहीं मिला। गर्ज सब लोगों ने कोई न कोई बहाना घड़कर सुना दिया। जब सब अपनी अपनी कहकर खामोश हो गए तो बादशाह सलामत ने गरज कर कहा, हम तुम सब की चालाकियां समझ गए हैं। तुम सब लोग हमारे दरबार से निकल जाओ। हमें ऐसे मतलबी और खुदगर्ज दरबारियों की ज़रूरत नहीं है। बादशाह सलामत को बेवकूफ़ बनाकर फ़ायदा उठाने वाले तमाम दरबारी बहुत शर्मिंदा हुए और दरबार से उठकर चले गए।
اس روز کے بعد سے بادشاہ سلامت نے اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا لیا اور حکومت کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ وہ روز دربار لگاتے تھے اور لوگوں کی شکایتیں سن کر ان کا ازالہ کرتے تھے۔ ان کی اس تبدیلی سے ملکہ اور وزیر بہت خوش تھے، اس لیے کہ بادشاہ سلامت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو مطلب پرست خوشامدیوں سے بھی نجات مل گئی تھی۔ ملکہ کے دل میں وزیر کی عزت بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے احسان مند تھی کیونکہ اس کی عقل مندی کی وجہ سے بادشاہ سلامت راہ راست پر آ گئے تھے۔ خدا ہم کو اور تم کو، ہم سب کو خوشامدیوں سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی بات سننے کی توفیق دے تاکہ ان میں احساس محرومی پیدا نہ ہو۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔